वेज कंस्ट्रेंट्स में कोई कंफ्यूजन है क्या? देखो नोट्स में देखो अपने वेज कंस्ट्रेंट कराया था मैंने, कराया था ना? एक ही कंसेप्ट था, when two objects are in contact with each other, उनका एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द सरफेस शुड बी सेम, ताकि एक दूसरे के जितने पास जा रहा है दूसरा पहले से उतना दूर जाना चाहिए, अदरवाइज उनकी सरफेस एक दूसरे को मतलब ब्रेक कर देगी या सेपरेट हो जाएगी, है ना? यही कंसेप्ट बताया था। अगर एक क्वेश्चन करके बता दो, सही कर दिया तो ठीक है, समझना आ गया तुमको। ये अलग करा हुआ है। हाँ तो इसी में कुछ वेरिएशन कर देता हूँ। वेज कंस्ट्रेंट ओके, मैंने जो बताया था वो सिर्फ एक्सेलरेशन का कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना बताया था, है ना? अब इस क्वेश्चन में मैंने फोर्स की वैल्यू दे दी, दोनों के मासेस दे दिए। अगर ये वेज लेफ्ट साइड मूव करेगी तो रॉड किस साइड मूव करेगी? अपवर्ड। इसमें देख के समझ में आती है ये चीज, ठीक है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एज वेल एज ऑफ द रॉड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एज वेल एज दैट ऑफ द रॉड। यस, फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, बट द रॉड कैन ओनली मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये कंस्ट्रेंट है रॉड के ऊपर, द रॉड कैन ओनली मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज द कंस्ट्रेंट। उससे सिर्फ एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना के लेट मी टेल यू, वेज के लिए x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना और रॉड के लिए y डायरेक्शन। ठीक है, एक्सेलरेशन अज्यूम कर लो, इसका a1 अपवर्ड और इसका a2 हॉरिजॉन्टली। ठीक है, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज राइट द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। कंस्ट्रेंट इक्वेशन पहले ही निकाल के रख दो, तो उसके लिए तुमको शायद अपने नोट्स देखने पड़ेंगे। याद है तो डायरेक्टली लिखो। अब भाई याद है कंसेप्ट कंस्ट्रेंट मोशन का जो बताया था? ये दो सरफेसेस है, एक आगे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? a2 से, और दूसरा ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? a1 से। किस डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट सेम होना चाहिए? इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये एंगल कितना दिया हुआ है? 37 डिग्रीज। तो ये वाला 37 हो गया, ये 37, तो ये 53, ये वाला वापस से 37। ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो मैंने एक्सिस बनाई है, करेक्ट? तो a1 और a2 दोनों का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में शुड बी सेम। तो I think it is pretty easy to calculate their component in that direction. क्या होगा? A1 का component A1 cos 37 डिग्री equals to A2 का component A2 cos 53 डिग्री। सही किया ना? हाँ, 53। वैल्यू पुट करो, hence you get 4A1 is equals to 3A2. This is your constraint motion equation. Okay. इसके बाद FBD बना के you will have to solve it further. I think इसकी जरूरत है अभी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ वेज के लिए। P
पीछे से F फोर्स, ठीक है, नीचे mg, ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल n1, और कोई फोर्स वेज पर, इस रॉड से लगने वाला एक नॉर्मल इस डायरेक्शन में, यस, ठीक है, नॉर्मल, हाँ 1/5 and 3/20. 1/5 एंड 3/20. अभी देखते हैं। 2.5 अच्छा चलो रुको, पहले मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वेज के ऊपर लगने वाला नॉर्मल इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एंगल अगर 37 है तो ये वाला एंगल 37 आ जाएगा, ये दिखाई देता है सबको? ये अगर 37 है तो ये वाला एंगल 37 है, तो नॉर्मल ये n मान लेता हूं इसको। इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? एक इधर n sin 37 और एक नीचे n cos 37। यही इंपॉर्टेंट है x में वैल्यूज लिखना, क्योंकि इसका मोशन तो x डायरेक्शन में ही है। तो वेज के लिए x डायरेक्शन की इक्वेशन क्या होगी? f माइनस n sin 37 डिग्रीज is equals to 20 into a2। Is this thing clear to everyone? किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यहां से लगने वाला नॉर्मल ऐसा बनाया मैंने, ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एंगल 37 दिख रहा है मुझे, ओके। ग्राउंड से लगने वाले नॉर्मल का यूज ही नहीं आया, क्योंकि इसका मोशन तो एक्स डायरेक्शन में, तो ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रहा है उसको मैंने यूज ही नहीं किया। ऐसे ही रॉड के ऊपर जो साइड से नॉर्मल लग रहे होंगे उनको भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो भी है वो एक्स डायरेक्शन में है। उनको प्रेडिक्ट करना एक्चुअल में बहुत टफ है, लेकिन द थिंग इज हम उसको यूज ही नहीं करेंगे। हम रॉड के लिए वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन रॉड के लिए, एंड इधर ये भी 37 डिग्री पर ही होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा। रॉड के ऊपर नॉर्मल कैसा होगा? ऐसा होगा, एग्जैक्टली अपोजिट ही होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये एन, ये एंगल भी कितना? 37 डिग्री, ठीक है। तो रॉड के ऊपर नॉर्मल के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ऊपर। जो नीचे इसके ऊपर आया था n cos 37, वही आएगा रॉड के ऊपर n cos 37, x डायरेक्शन में n sin 37 डिग्री। रॉड पर x डायरेक्शन के सारे फोर्सेस लिखना इज एक्चुअली टफ। यहां से कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हमको नहीं पता। गुड थिंग इज कि x डायरेक्शन में इसकी इक्वेशन भी नहीं बनानी, तो डोंट वरी अबाउट देम। इसके अलावा y डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स होगा? m1g which will be 100। किधर एक्सेलरेट कर रहा है? ऊपर की तरफ विद एक्सेलरेशन a1। तो y डायरेक्शन में रॉड के ऊपर कौन कौन से फोर्स है? n cos 37 माइनस m1g कितना होगा? 100 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन a1। ये इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन हो गई आपके पास। सॉल्व करके आंसर बताओ। अननोन क्या क्या है? नॉर्मल एंड a1 एंड a2। f तो पता है ना? बोलो बेटा। सर A2 40/23। A2 45/23 40/23। डाउट क्या है? सर वो लास्ट ईयर आईआईटी जेईई क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 11 डाउट है। सर पेज नंबर 69 सूडो फोर्स का अच्छा क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। 5/2 और 10/3. हाँ सर अभी करता हूँ। 10/3. सर 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 वो मुझे ये नहीं समझा लेफ्ट साइड में फिगर में डाउन वाला इवन नहीं लेफ्ट ये सर वो हाँ सर ये रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट लिया ना हमने। नहीं रिजल्टेंट नहीं लिया। दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग बॉडीज के, उनको ऐड नहीं कर सकता मैं। एक बॉडी के फोर्सेस या एक्सेलरेशन ऐड कर सकते हो, दो अलग अलग बॉडीज के एक्सेलरेशन ऐड करके कुछ नहीं मिलेगा।
रिजल्टेंट नहीं ले रहा हूं, उनका कंपोनेंट उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम कर रहा हूं। ओके, उनका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस सेम लिख रहा हूं, रिजल्टेंट नहीं कर रहा हूं इन दोनों एक्सेलरेशंस का। ये दो अलग अलग बॉडीज के एक्सेलरेशन है। हाँ सर, अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन होता तो Ground पर नॉर्मल क्या friction- कंसीडर करते थे हम? अगर ग्राउंड पर फ्रिक्शन होता तो ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ता, मतलब इट वुड हैव बीन अ मच कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। वजह क्या है, ये अभी मैंने इसकी वेज के ऊपर y डायरेक्शन की इक्वेशन नहीं लिखी, फिर मुझे क्या लिखना पड़ता, n1 इज इक्वल्स टू mg प्लस ये नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा, तो एक और इक्वेशन ऐड होती, n1 एक और अननोन ऐड हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जब x डायरेक्शन में वेज मूव कर रही है तो ग्राउंड से फ्रिक्शन लगता पीछे की तरफ, फोर्स कम। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन ऐड करना पड़ा था। समझ रहे हो, फ्रिक्शन क्या लिखता मैं, म्यू एन, तो मेरा एक अननोन ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन जुड़ जाता और साथ में एक इक्वेशन भी जुड़ जाती। स्टिल 4 इक्वेशन 4 अननोन, सॉल्व तो हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके सर, थैंक। कितना आ रहा है, 5/2 10/3। हाँ भाई, कंफर्म करो इसके आंसर्स, इनको सॉल्व किया। अभी तो जो आंसर है कौन सा क्या है सर, A1 5/2 और 10/2। A1 5/2। A1 मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, पर मैं फिर ये हटा दूंगा तब करूंगा। तो ये लिख लिया सबने, ये सब नोट कर लिया, हटा दो। सर A1 आया, A1 वर्टिकल, हाँ A1 10/3 और अभी देखो सर, हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी दी होती तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल भी इक्वल रहता क्या? दैट वुड बी मच सिंपलर क्वेश्चन। एक की वेलोसिटी दी है, दूसरे की वेलोसिटी निकालो, एक ही इक्वेशन, सिर्फ कंस्टेंट की इक्वेशन, v1 cos 37 इक्वल्स टू v2 cos 53, बस एक ही बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर एक का एक्सेलरेशन दिया दूसरे का एक्सेलरेशन पूछा है तो आपको बस कंस्टेंट की इक्वेशन लिखिए और आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम तब होगी जब फोर्सेस वगैरह दिए हो, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देयर इज अ चांस कि सिंपल क्वेश्चन हो, सिर्फ वेलोसिटी एक की दी है, दूसरे की निकालो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंस्टेंट की इक्वेशन लिखनी है और क्वेश्चन सॉल्व। गॉट इट? मैं वैसा भी एक क्वेश्चन देता हूं अभी, ये 100 माइनस n/5 हाँ इज इक्वल्स टू, सर आप फिर से बोल सकते हैं क्या वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल क्यों है एक्सेलरेशन? अभी बताता हूँ। वैसे इसकी थ्योरी लिखाई हुई है मैंने क्लास 4n/5 4n/5 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 40/3। A1। ओके, और A1 को इसको ऐड करूं तो कुछ होगा नहीं? सर नहीं, वो ऊपर वाले को 4 से करो, नीचे वाले को 3 से करो। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 और तब ऐड करूंगा तो कुछ होगा। तो ये जाएगा 400 -300। माइनस 300, तो ये तो इजी है। 400 माइनस 300 इक्वल्स टू 42 इज 80 A2 प्लस 30 A1। ये काम कर लेते हो सब लोग? दिस इज 100 इज इक्वल्स टू 80 A2। A2 की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूं मैं? 4/3 A1, या A1 की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है। 80 A2 प्लस A1 की जगह 30 इंटू 3/4 A2, है ना? बहुत छोटी वैल्यू आ रही है ना? 6/7 और 8/7 5/6। ये आंसर आया मेरा। अरे सर वो 30 4/3। 30 A1 इंटू A1 इक्वल्स टू 3/4 A2। हाँ सही तो है, 3/4। 2 से गया 2 15/2, एलसीएम लिया 160, इधर 45 डन। A2 इज रफली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ओके इतना तो चलेगा। 200/205 है, हो सकता है ऑप्शन में या तो यही दिखेगा कैंसिल होके, अदरवाइज 1। ओके हाँ क्या पूछा था उसने? परपेंडिकुलर में सर एक मेरे को ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ वेलोसिटी दी हो और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, मतलब फोर्सेस वगैरह नहीं दी हो, तो कैसे करोगे? ऐसा कुछ है क्या कि टेंशन की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी मोशन पॉसिबल है, अगर कुछ हो सकता है। नजर बढ़िया। ठीक है, ये सिर्फ कंस्टेंट मोशन का क्वेश्चन है, इसमें फोर्सेस वगैरह कुछ नहीं दिए, मासेस नहीं दिए। अगर आपसे पूछ लेते हैं इफ v1 is equals to 10 meter per second, what should be the value of v2? क्वेश्चन लिख लेना। If v1 is 10 meter per second, what should be the value of v2? तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? कंस्ट्रेंट रिलेशन, यस, उसी को करो अटेम्प्ट। If v1 is given as 10 meter per second, what is the value of v2? सर v1 स्टार्टिंग पे ना, ये कांस्टेंट है v1। एक इंस्टेंट की बात कर रहे हो, इस इंस्टेंट पर सोचो, इसमें इंस्टेंट की बात क्यों करनी पड़ेगी? जैसे ही मोशन होगा ये एंगल चेंज हो जाएगा, है ना, ये आगे बढ़ते ही एंगल चेंज हो जाएगा, तो हम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात ही नहीं कर सकते। वी कैन ओनली टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन। ओके 10 से तो ज्यादा होगा ही। What concept will you use? Constraint motion. बोलो। Sir, 5 meter per second is probably wrong. Sir, 20 root 3. 20 by root 3. 20 by root 3. Wrong. Yes. Very close. Sir, 20 meter per second. सर इसमें सिर्फ टेंशन है, हॉरिजॉन्टल है। 20. What is the concept that you will apply here? Constraint की इक्वेशन ये बात समझ में आती है? दोनों ब्लॉक एक दूसरे से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इनका मोशन जैसा भी हो, स्ट्रिंग की लेंथ कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, है ना? तो इसमें why not use the same method जो हम नॉर्मल एटवुड मशीन या पुलिस सिस्टम में करते हैं? 5 root 3. 5 root 3. Wrong. बट आई एम इंटरेस्टेड नाउ कि तुम लोग इतने तरह के आंसर कैसे निकाल रहे हो। अच्छा, व्हाट इज द कंसेप्ट? कितने क्या यूज करना चाहिए इसमें? देखो, एक तो होता है विजुअल इंटरप्रिटेशन, वो इट वर्क्स व्हेन द स्ट्रिंग्स आर स्ट्रेट, इट एक्चुअली वर्क्स। इसमें उसको मत अप्लाई करो तो बेटर, ठीक है? या चलो लेटर ऑन लेट्स यूज द सेकंड मेथड व्हिच वाज वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस इक्वल्स टू 0। लेट्स अज्यूम दैट ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे मूव करता है x1 एंड लेट्स अज्यूम दैट ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे मूव करता है x2। x1 एंड x2 इनका मोशन होता है। ओके, तो नाउ यू टेल मी, ये टेंशन तो सेम ही होनी है यहाँ से यहाँ तक, सिंगल स्ट्रिंग है, मासलेस, ठीक है? वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1 कितना होगा? यहाँ पर वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा अगर ये x1 नीचे मूव किया तो?
t into x1 पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे और टेंशन ऊपर, तो नेगेटिव। यहाँ पर टेंशन कितना वर्क डन कितना होगा टेंशन फोर्स का? इसका x कंपोनेंट t into x2 is rho। ये पता है सबको? वर्क डन इज f dot s, it is fs cos theta। यहाँ पर भी हमने fs cos theta ही किया है। यहाँ पर हमने पता है क्या किया है? t into x1 into cos 180 टेंशन ऊपर और x1 नीचे, तो यहाँ cos 180 को मैं क्या लिख देता हूँ बार बार? -1, तो इट इज बेसिकली -t x1। दूसरा पार्ट जो है यहाँ का वर्क डन, m2 के ऊपर वर्क डन, इट विल बी t into x2 into cos 60। समझ में आया? cos 60 कितना होता है? 1/2। तो इट विल बी प्लस tx2 by 2 equal to 0। Hence we get x1 is equals to x2 by 2। Okay, differentiate करोगे v1 is equals to v2 by 2। और ठीक है, समझ में आया? Okay, अब आपको क्या पता है? v1 पता है 10, तो v2 कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कैसे हो सकता है? सर क्योंकि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जाए तो वो ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा ना। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तुम ये कहना चाह रहे हो सर अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है तो ये अगर आगे गया तो ये स्ट्रिंग थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, है ना? अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो क्या इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले सकता हूं मैं? एक इस तरफ और एक इस तरफ। 20 अभी तो वैल्यू पता नहीं अपने को, अननोन है, ठीक है? v2, तो क्या v2 के दो कंपोनेंट होंगे? देखो ये मेथड इज गुड एनफ, ठीक है, इट विल गेट यू द आंसर। अनदर मेथड थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन उसमें गलती होने का चांस लगता है मुझे। v2 अगर इसकी आगे की तरफ वेलोसिटी है तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट सोचे जा सकते हैं, एक टुवर्ड्स द पुली, दूसरा परपेंडिकुलर टू द पुली। समझ में आती है बात? एक टुवर्ड्स द पुली जिससे ये पुली के पास जा रहा है और दूसरा जिससे पुली के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। इस वेलोसिटी की वजह से दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा? v2 cos थीटा और v2 sin थीटा। ये चीज सबको दिखाई देती है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी, ये गोल गोल घूमेगा, और इस कंपोनेंट की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ छोटी हो जाएगी। तो स्ट्रिंग की लेंथ यहां पर जितनी शॉर्टन हो उतना ही दूसरी तरफ इंक्रीज हो सकती है। समझ में आया? तो यहां से ये नीचे जा रहा है तो कह रहे हैं डायरेक्टली इधर स्ट्रिंग की लेंथ किस रेट से इंक्रीज हो रही है? v1, और इधर किस रेट से डिक्रीज हो रही है? v2 cos थीटा, cos 60। तो do we get again the same answer? v1 equals to v2 by 2। तो वो समझने का जैसे तुमको समझ में आ जाए, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स से भी वही आना है आंसर, और डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो सर आप ये बता सकते हो v2 sin थीटा क्या करता है? लाइक आपने बोला v2 cos थीटा उसे पुली की तरफ सर्कुलर मोशन में घुमाता है इसको, ठीक है? जैसे आपने किसी स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांध दिया और उसे घुमा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी हमेशा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सर्कुलर पढ़ा है काइनेमेटिक्स में भी? नहीं ना? हाँ वो पढ़ाऊंगा मैंने, ठीक है? तो तब बताऊंगा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, इट एक्चुअली टेक्स अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। तो इसका जो मोशन है इस पुली से देखने पर, ये पुली के पास भी जा रहा है और थोड़ा सा पुली के परपेंडिकुलर भी जा रहा है, ठीक है? पुली से देखने पर ये पुली के क्लोज भी आएगा और थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा ना, तो ये एंगल चेंज हो रहा है या नहीं? तो वो एंगल चेंज हो रहा है तो उसका मोशन इज लाइक अ सर्कुलर मोशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है? तो अभी आपको किससे मतलब है? ट्रांसलेशन। ये इसके पास कितनी वेलोसिटी से आ रहा है,
जितना ये 1 सेकंड में इसके पास जाएगा उतना ही 1 सेकंड में ये उससे दूर जा सकता है। तो दोनों की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। अगेन कंस्ट्रेंट मोशन का जो मैंने प्रिंसिपल बताया था, दोनों की वेलोसिटी पहले क्या बताया था, परपेंडिकुलर टू द सरफेस सेम होनी चाहिए। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, दोनों की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग हुई तो या तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी या फिर स्लैप हो जाएगी। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके लिख लेने चाहिए आई थिंक तुमको, ठीक है, सो दैट लेटर यू कैन डिसाइड कि कौन सा यूज करना। अब ये बताता हूँ 11। सर एक सेकंड। सर हाँ अगर वो नीचे जाएगा तो एंगल चेंज होगा ना? हाँ बेटा, ये इसी इंस्टेंट के लिए बोल सकते हैं, अगले इंस्टेंट सब कुछ चेंज हो जाएगा एंगल के चेंज होते ही। अच्छा ठीक ठीक है, एक्चुअली दोनों का एक्सेलरेशन भी होगा तो उनकी एक्चुअल वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा अगले मोमेंट ही। इस मोमेंट के लिए ही कमेंट कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर क्या आप वापस रिपीट कर सकते हैं क्या कि वो V220 ये कैसे है, मतलब 10 से ज़्यादा? इसको हटाओ, बताता हूँ मैं तुमको तुम्हारी रीजनिंग। रीजनिंग समझने की कोशिश करना। ये M2, ये M1। नहीं बस कुछ समझा रहा हूँ। किसने पूछा था, नाम बताओ अपना। सर राज बेटा एक बात बताओ, अगर M2 ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर इधर मूव करूं, 1 सेंटीमीटर, क्या M1 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे जाएगा? बहुत कम जाएगा या नहीं? क्योंकि अगर इसको 1 सेंटीमीटर लेफ्ट मूव किया तो ये स्ट्रिंग डेफिनेटली 1 सेंटीमीटर लेंथी नहीं हुई। बहुत ही डिपेंड करता है उसको स्ट्रेट किया कि क्या किया। हाँ, पर तुमको ये बात समझ में आई कि अगर इसको 1 सेंटीमीटर इस तरह मूव किया तो देयर इज ए चांस कि ये बहुत कम ऊपर मूव करे। अगर इसको रोटेट किया तो फिर वो मूव नहीं करेगा। हाँ, मैं चलो रोटेट करना तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे थोड़ा सा इधर मूव किया। हाँ ठीक है। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी और ये लेंथ कुछ होगी। चलो थोड़ा सा और अच्छी वैल्यूज ही ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक दिस एज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इधर मूव करते हैं 5 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो गया लेंथ? 13 सेंटीमीटर। 13। अब ये कितना ऊपर जाना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। 5, 12 या 13? 1, क्योंकि पहले स्ट्रिंग की इधर लेंथ कितनी थी? 12 और अब कितनी है? 13। तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। अब तुमको बात समझ में आई कि इसकी वेलोसिटी सिर्फ 1 सेंटीमीटर अपॉन टाइम होगी, जबकि इसकी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर। किसकी वेलोसिटी ज्यादा आई? इसकी। ओके सर, थैंक यू। तो वेलोसिटी अलग अलग पॉसिबल है, ऐसे समझो। स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, परपेंडिकुलर आप मूव करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक और एग्जांपल देके बताता हूं कि, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देता हूं। ये 2 ब्लॉक्स हैं M1 M2, ग्राउंड पे रखे हैं, ठीक है। ग्राउंड पे दोनों रखे हुए हैं, मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है, ओके। इसको रोक के रखना है। अगर इसको ऐसे मूव कराऊं, क्या दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी? ये तो रुका रहेगा, लेकिन इट कैन हैव एनी वेलोसिटी इट वांट्स, राइट। इसको इधर मूव करता रहूं सर्किल पे, इट विल रिमेन एट रेस्ट। लेकिन अगर इसको स्ट्रिंग के अलोंग 1 सेंटीमीटर भी मूव करता हूं,
now it will move also 1 centimeter. तो constraint is due to the string. स्ट्रिंग है इसलिए उनके ऊपर कंस्ट्रेंट मोशन है. अगर स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, इसलिए उनका डिस्प्लेसमेंट और उनकी वेलोसिटी along the string will be same, not in any other random direction. बाकी डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है. इनफैक्ट ऐसा भी कर सकता हूं मैं कि दो ब्लॉक्स हैं, अगर इसको v1 वेलोसिटी ऊपर की तरफ दी तो इसकी वेलोसिटी v1 ऊपर आएगी. लेकिन अगर इसको v1 आगे दिया वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. इनफैक्ट इसको तो मैं पीछे की तरफ भी v1 वेलोसिटी दे सकता हूं एंड द स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक. ये इस तरह से रोटेट हो जाएंगे थोड़ी देर. अगर वो m1 को वेलोसिटी m1 को उधर वेलोसिटी दी, अभी भी इसके ऊपर फोर्स जो है वो आगे की तरफ नहीं लगेगा. समझ रहे हो? इसको आगे की तरफ खींचने के लिए कोई टेंशन का कंपोनेंट ही नहीं. समझ में आती है बात? तो इसको एक नोट डाल के लिख लेते हैं. सर मेरा क्वेश्चन है. हाँ सर उसी क्वेश्चन में बोलो. सर हाँ आपने जो बनाया उसमें वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर थी, बट आफ्टर एन इंस्टेंट जब वो वहाँ पे चला जाएगा तो फिर वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं बचेगी ना, तो फिर उसको पुल होगा ना. बेटा पुल होगा, पर क्या इक्वल वेलोसिटी हो जाएगी उसके बाद? ये v1 है तो क्या ये v1 से इधर चल पाएगा? कंपोनेंट तो आ जाएगा ना. नहीं इक्वल नहीं होगा, बट एक कंपोनेंट तो रोटेट थोड़ी होगा. मैं बस वही बोलने वाला हूँ कि दोनों के कंपोनेंट along the velocity along the string should be same. Velocities can be different, but their component, वही मैं नोट लिखा रहा था. ठीक है, नोट लिखो. अरे सर हाँ बोलो. सर वो अगर v1 10 से नीचे मूव करेगा तो ये along the string v1 से मूव करेगा. हाँ. सर तो तो फिर इसका कंपोनेंट नहीं. सर क्यों? उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के along v1 होगा, ना कि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी v1 होगी. वो उधर थोड़ी जा रहा है. समझे? हाँ. When if two objects are connected through a string, then their displacement and velocity along the string should be equal. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखना, although the same thing cannot be said about their acceleration. ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसके ऊपर. Two blocks of mass m1 and m2 are placed on the ground. Two blocks of mass m1 and m2 are placed on the ground. If m1 is given a velocity, if m1 is given a velocity 10 meter per second, okay, as shown in the figure,
and the string between m1 and m2 remains taut, and the string between m1 and m2 remains taut, then what is the velocity of m2? Then what is the velocity of m2? Eight along the string. 8 upward. 8 along the string. इसकी वेलोसिटी क्या होगी? सर 8 इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर v1 sin 37 और एक इधर v1 cos 37. ओके, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होनी चाहिए? तो v2 would be equal to v1 cos 37. सर बट जैसे ये मोशन चालू होगा स्प्रिंग में टेंशन आएगा और वो वेलोसिटी कम होना नहीं चालू होगी. Actually, instead of saying given a velocity, I should have said the m1 has a velocity. So please change that. छोटा सा mistake है. क्वेश्चन में जब मैंने बोला है ना m1 is given a velocity, तो उसकी जगह लिख लो हाँ m1 has a velocity this much. ये पहले ही हो चुका है. स्ट्रिंग में टेंशन आ चुका होगा, एक दूसरे पर फोर्स लग चुका होगा. ठीक है, उसके बाद जो उनकी फाइनल वेलोसिटी, तो m1 has at any moment m1 has this velocity. What is the velocity of m2? ठीक है, Okay. वो चीज ना वो इम्पल्स होता है वो, लेकिन दैट इज इन लेटर चैप्टर, इम्पल्स मोमेंटम. ठीक है, तो यहाँ पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द कंस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखनी है. अगर दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 दी हुई हो तो आपको क्या करना होगा? उनके कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग इक्वल करने पड़ेंगे. ठीक है, सर हमारे स्ट्रिंग के कोई भी क्वेश्चन में अगर स्ट्रिंग जो है वो टॉट नहीं रही तो क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा? टॉट नहीं रही छोटी होगी. अरे इस पर तो क्वेश्चन बन जाएगा बड़े आराम से. हाँ वो स्लैब. उसके बाद स्ट्रिंग स्लैग होगी. हाँ. पर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है. अगर स्ट्रिंग स्लैग होगी तो फोर्स भी कम होगा. स्ट्रिंग स्लैग हो गई तो स्ट्रिंग का फोर्स 0. उसके बाद क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी तो लग रही है ना अभी भी. ये पता कैसे लगेगा कि फिर से डॉट कब होगी? कॉमन सेंस लगा के जाके ऊपर आएगा, वापस गिरेगा तब डॉट हो जाएगी. अच्छा, उससे अच्छा ये क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 11, 2006 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन. कौन सा? 11. सर वो मतलब वो ग्रुप का क्या? ये क्वेश्चन आई फेस्ड इन माय एग्जाम. सर आप 2006 से कहे. 2006 हाँ, मतलब मैंने एंटर किया था. I solved it wrong in the exam. बताऊंगा क्यों wrong, क्योंकि ये ग्रूव वाली चीज पहले नहीं देखी थी. ठीक है, a circular disc of groove along its diameter. एक डिस्क है. Think of this disc as a tablet. छोटी सी टैबलेट जो होती है उसमें सेंटर पे एक लाइन बनी होती है, वो ग्रूव है. समझ रहे हो? अब उसको जूम आउट कर दो बहुत सारा. तो एक्चुअली इसका फिगर टॉप व्यू की जगह अगर ऐसा बना आता तो शायद हम इजीली इसको सॉल्व कर पाते. साइड व्यू इस तरह से है ग्रूव. बता दो यहाँ से यहाँ तक ऐसे. समझ रहे हो? ग्रुप दिखाई दे रही है. ओके, स्क्रू जैसा. यस, स्क्रू के ऊपर जो गैप होता है ना जिसमें आप स्क्रू ड्राइवर लगाते हो, है ना, वो गैप इज द ग्रूव. ओके,
इसका बहुत ही सिंपल फिगर बना के दिया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन पढ़ो जरा सब लोग एक बार। सर्कुलर डिस्क विद अ ग्रूव अलोंग द डायमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब ये फ्लैट ग्राउंड पे ऐसे रखी है, वो देखने में ही वर्टिकल लग रहा है। सब बट उतने छोटे से जगह में 1 kg का बॉल। अरे ठीक है ना, टैबलेट में नहीं रखा इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मैं जरूरी थोड़ी कि स्क्रू ड्राइवर का स्क्रू जितना ही साइज हो, बड़ी डिस्क भी तो हो सकती है। A block of mass 1 kg is placed as shown, तो मास जो है वो पता है कैसे रखा हुआ है, यहाँ पर ये रखा हुआ अंदर ग्रुप के अंदर एक ब्लॉक, मतलब इट्स लाइक अ चैनल जिसके अंदर कोई चीज स्लाइड हो सके, समझ रहे हो? वैसे इसके लिए तो टनल जैसा ही हो गया ना, टनल के अंदर ये स्लाइड हो सकता है, वैसा सिचुएशन है। अब देखो क्या बताया, ऑल सरफेसेस पता है क्यों बोला है? ये सिर्फ इससे एक नीचे बेस पर ही टच में नहीं होगा, साइड में भी टच हो सकता है, साइड से भी ये टचिंग हो सकता है। तो बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ऑल द सरफेसेस is 2/5. The disk has an acceleration of 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या पूछा? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्क पता करो। तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आया कि सूडो फोर्स का क्वेश्चन है। यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द डिस्क, समझ में आई बात? तो डिस्क के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो डिस्क के रेस्पेक्ट मतलब ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा कर सकते हैं, ओके, डिस्क के साथ ऑब्जर्वर। तो अब इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग जाएगा तुरंत, कितना? MA 25 into M, या ऐसे लिख दूं मैं, MA ही लिख देता हूँ, ठीक है। MA टुवर्ड्स राइट, ओके। और एक फोर्स नीचे की तरफ कौन सा है? MG। एक सेकंड, ठीक है, नीचे की तरफ 20 क्या 20 आंसर देख लो, चेक करो पीछे, ठीक है। MA राइट, एक मिनट, MG नीचे। अब मुझे बताओ इस इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये किस तरफ फ्लिप करेगा, ऊपर या नीचे? समझ लो, ये जो फिगर इसमें बना हुआ था एग्जाम में जो फिगर बना हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर दिस, मेरी मिस्टेक क्या थी, मैंने MG इधर लगा दिया था, समझ रहे हो? एक्चुअली MG किधर है? सूडो फोर्स सही लगाया था मैंने, सब कुछ सही किया था, MG गलत ले लिया था। एक्चुअली MG इज इनटू द प्लेन, ऐसे है MG। मतलब मैंने पूरा टाइम भी दिया था इस क्वेश्चन को, स्टार्टिंग में ही गलती थी, ठीक है। तो MG ऐसे है इसमें अंदर की तरफ, और ग्राउंड से नीचे, ग्राउंड है नीचे, खाली स्पेस नहीं है, तो नीचे ग्राउंड से एक इस पर नॉर्मल भी लगेगा, वो ऐसा होगा आउट ऑफ द प्लेन N1, इसमें वो नॉर्मल ऊपर दिखेगा, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ओके। और तो और अब रुको, सबसे जरूरी, ये आगे की तरफ भी फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको तो N1 बैलेंस करेगा। आगे ये जो जा रहा है, आगे मूव तो नहीं कर सकता ना, मूव तो ऐसे कर सकता है, तो इधर से एक इस सरफेस से एक नॉर्मल लगेगा N1, ऐसा दिखेगा ये, हाँ या ना? सोचो थोड़ा सा, समझा नहीं। अरे ये डिस्क के साथ आगे जा रहा है, इसको आगे कौन लेके जा रहा था? डिस्क से लगने वाला नॉर्मल ना, तुमने हाथ पे एक मार्कर को रखा और हाथ को आगे मूव कराया, तो मार्कर पर एक नॉर्मल लगेगा ना नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। ये ग्रुप की अपर सरफेस है, ये ग्रुप की अपर सरफेस है, यहाँ नॉर्मल है, हाथ को आगे मूव करना है, तो नॉर्मल लगेगा या नहीं इस डस्टर के ऊपर नीचे की तरफ? बोलो सर, एक ही सरफेस से नॉर्मल लगेगा क्या? मतलब एक ही नहीं। सरफेस से कांटेक्ट में है क्या वो? एक्चुअली
ऐसा मानना पड़ेगा कि सिर्फ ऊपर वाली सरफेस से लग रहा है, क्योंकि उसका उस तरफ एक्सेलरेशन है। नीचे वाली सरफेस से नॉर्मल 0 ले सकते हैं, या ऐसे मान लो दोनों सरफेसेस से लगने वाला नेट नॉर्मल डाउनवर्ड में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। पहले तो यहीं पर बताओ कितने लोगों को समझ में आया। रिमेंबर, ये सूडो फोर्स इधर लग रहा है तो ये ब्लॉक को इस तरफ ले जाएगा, पर सामने तो वॉल है ऐसे, तो वॉल से एक नॉर्मल मिलेगा या नहीं? ओके, तो वॉल से लगने वाला नॉर्मल सर पर वो ब्लॉक वो वॉल पे थोड़ा फोर्स डालेगा तो वॉल भी ब्लॉक पे फोर्स करेगा ना। हाँ, तो वही फोर्स तो एंगल है, वही तो नॉर्मल है सर नहीं, आगे वाली वॉल। दोनों तरफ से अगर तुमको ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, तो लेट्स टेक n1 फ्रॉम हियर एंड n2 फ्रॉम देयर, एंड एज दे आर इन द सेम लाइन लेट्स राइट इट एज n1 माइनस n2। मैं इसको एक ही वेरिएबल रखूंगा, समझ रहे हो, ताकि मैं एक ही इक्वेशन में उसको एलिमिनेट कर सकूं, n1 माइनस n2। या एक काम करते हैं, फिर इसको लिख देते हैं n नेट। अब n नेट ही क्यों लिखते हैं तो n1 ही लिख देते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। I don't want to increase any more variables, तो मैंने नेट नॉर्मल फ्रॉम बोथ द सरफेसेस टू टोटल कितना मान लिया? n1। तो वो दो एनवर सेम हो गया। क्या? वो नॉर्मल सेम हो गया। अरे ये सेम हो गया क्या? इसको कुछ n2, इसको n1 ही रहने देते हैं, इसको n कर देते हैं। ओके, ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल n। दो नॉर्मल और दोनों ही सरफेसेस से फ्रिक्शन होगा, राइट? दोनों सरफेसेस से फ्रिक्शन होगा। इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है ग्रुप के अलोंग, कौन सा फोर्स लग रहा है? ये MA। ये MA ही इसको नीचे पुल कर रहा होगा। एंगल दिया हुआ है शायद, एंगल कितना है? 37 डिग्री। तो MA के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ऊपर। क्या 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 कंपोनेंट आएंगे? दिस इज MA cos 37 और दिस इज MA sin 37। ध्यान से देखना, ये नॉर्मल का एग्जिस्ट करने का कॉज ये MA sin 37 है, क्योंकि ये सूडो फोर्स ब्लॉक को इसके अगेंस्ट पुश करेगा, इसीलिए इधर से एक नॉर्मल आएगा। तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी? MA sin 37। और दूसरे नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? mg। और ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो इसकी दो सरफेस इस पर फ्रिक्शन लगेगा, एक बेस वाली सरफेस पर पीछे की तरफ ये होगा μn, और एक पीछे वाली सरफेस पर ऊपर की तरफ ये भी अगेंस्ट द स्लिपिंग ही लगेगा, ये होगा μn1। n की वैल्यू पता है? यस। n1 की वैल्यू पता है? यस। नीचे की तरफ फोर्स MA का कंपोनेंट कौन सा? MA cos 37। MA cos 37 माइनस दिस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू इसका एक्सेलरेशन A1 विद रिस्पेक्ट टू द ये डिस्क। सर 10। चलो करो, सब लोग करो सॉल्व। 10 आ रहा है क्या? हाँ सर। वेरी गुड, कैलकुलेट करो। क्या भी नहीं होता। पीछे देखा ना? वो साइड वाली सरफेस से फ्रिक्शन समझ में आया? दो तरफ से टच में होगा वो, नीचे भी और साइड में। जैसे आप कभी वाटर पार्क में अगर वाटर स्लाइड में गए हो तो आपको थोड़ा सा स्लैंटेड हो जाते हो, नॉर्मल दोनों तरफ से मिलता है, ग्राउंड से भी और साइड की वॉल से भी, तो वही वॉल से नॉर्मल मिल रहा है। सर बोलो। सर वो फ्रिक्शन का फिर से बता सकते? हाँ बताता हूँ, इसको पहले सॉल्व करो, आंसर निकालो, बताता हूँ। सर अगर हमें ब्लॉक का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहली चीज पूछी जा सकती है। हाँ सॉरी, एक्सीलरेशन, वही सॉरी एक्सीलरेशन। वो एक ही रूल है उसका, ब्लॉक का रियल उसका एक ही फॉर्मूला है। Acceleration of block with respect to ground is acceleration of block with respect to disk plus acceleration of disk with respect to ground.
ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें प्रॉपर कॉस्ट वो कंपोनेंट लेके ऐड करना पड़ेगा। कर देते हैं, पहले इसको कर लो आंसर, फिर बता देते हैं। Okay, sir. सर बोलो। सर फ्रिक्शन का बताइए। हाँ हाँ सॉरी भूल गया। देखो इस ग्रुप के अंदर ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रखा रहता, अगर हम इस डिस्क को मूव ना करते तो इस पर नॉर्मल लगता ऊपर और एमजी लगता नीचे, और इसका किसी भी वॉल से कांटेक्ट करने की कोई वजह नहीं होती इसके पास, अनलेस ये एकदम टाइटली फिक्स्ड है, इट वुड हैव बीन नॉट इवन इन कांटेक्ट विद आइदर ऑफ द साइड वॉल्स। लेकिन जब आप डिस्क को आगे एक तरफ मूव करोगे तो ऑफ कोर्स इसका इनर्शिया वुड टेल इट टू स्टे एट रेस्ट, है ना, उसको रेस्ट पर रखेगा उसका इनर्शिया, ठीक है। लेकिन रेस्ट पे ये रह नहीं सकता क्योंकि ये जो वॉल है इट हैज टू मूव टुवर्ड्स राइट। तो ये अगर यहाँ पर रेस्ट पे रखा हुआ है बिटवीन दीज टू वॉल्स, ठीक है, एक डस्टर है, ग्राउंड है यहाँ पर, और दोनों तरफ इसके एक एक ग्रूव है, तो अगर ये ग्रूव को मैं मूव करूंगा तो ये अपने साथ डस्टर को लेके जाएगी, है ना। तो बेसिकली देयर शुड बी सम फोर्स फ्रॉम द वॉल ऑन द डस्टर सो दैट इट मूव्स विद द ग्रूव, तो हेंस द नीड ऑफ अ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वॉल। अब अगर वॉल से नॉर्मल इसको मिला जिसकी वजह से ये वॉल के साथ मूव कर रहा है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर टू द वॉल था ऐसा, स्टिल ये ब्लॉक इस वॉल के साथ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑब्जर्वर फिट किया इन द सेम फ्रेम एज दैट ऑफ द डिस्क। डिस्क के फ्रेम में क्या हो रहा होगा, इट इज एट रेस्ट, डिस्क के फ्रेम में दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, इसका मतलब इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है इस तरफ, एक एमजी लग रहा है नीचे। एमजी इसको बिल्कुल भी स्लाइड नहीं कराएगा, लेकिन सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट ग्रूव की डायरेक्शन में होगा, मतलब सूडो फोर्स की वजह से इट शुड स्लाइड डाउन एंड गेट आउट ऑफ दिस साइड, ये स्लाइड करते हुए नीचे आना चाहिए और इस साइड से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये स्लाइड डाउन करेगा और इसको दोनों सरफेसेस से नॉर्मल मिल रहा है, सामने वाली सरफेस से भी और नीचे वाली सरफेस से भी, तो दोनों ही सरफेस से फ्रिक्शन आ सकते हैं। फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, अगेंस्ट द स्लिपिंग, इसको नीचे स्लाइड होने की इसकी टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन दोनों ही सरफेस से किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे समझो, ये एक ब्लॉक है, इसको रूम के कॉर्नर में रख दिया, ठीक है, रूम के कॉर्नर में। कॉर्नर में क्या होता है, इस तरफ वॉल है ऊपर की तरफ और इधर ग्राउंड है। अगर ये ऐसे ही रखा है तो इस पर एमजी नीचे और नॉर्मल ऊपर लग जाएगा बस, पर अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, इसके और इसके बीच में किसी डायरेक्शन में ऐसे एक फोर्स लगा दिया, तो ये फोर्स इसको वॉल के अगेंस्ट प्रेस भी करेगा और वॉल के साथ स्लाइड भी करेगा। प्रेस कर रहा है इसलिए नॉर्मल आ जाएगा वॉल से, और स्लाइड करेगा इसलिए वॉल से पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगने लगेगा। ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल और फ्रिक्शन तो होंगे ही। समझ में आया? ऐसी सिचुएशन है। हाँ सर, थैंक यू। सर अगर वो ब्लॉक मतलब जस्ट इतना बड़ा रहता कि वो ग्रुप के सारे वॉल्स को टच करे तो तीन सरफेसेस से फ्रिक्शन लगता, राइट? हाँ, लेकिन अगर वो उसमें टाइटली फिक्स्ड है, तीनों सरफेसेस से पहले से उसके पास नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे।
because that normal is not due to the motion of the body. It was already there even before the motion began. It was so tightly fixed in it that the normal was already there even if the disc had not moved. समझ रहे हो? हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जनरेट हुआ क्योंकि डिस्क मूव हुआ. समझ में आया? सर आप स्प्रिंग काटने वाला बता रहे हैं. कुछ पूछना है. If all the surfaces are frictionless, तो क्या होगा? ये नीचे स्लाइड करेगा, इसके साथ क्या होगा? ये पीछे जाएगा. ये पीछे जाएगा. ये केस नहीं किया ना अभी तक हमने? करो. क्वेश्चन. If all the surfaces are frictionless, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से लिखना. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ वेज A1. Calculate the acceleration of wedge A1 and the acceleration of block with respect to wedge A2. ये क्वेश्चन है, ठीक है? डू नॉट गेट कंफ्यूज. ध्यान से पढ़ लेना. A1 is acceleration of wedge with respect to ground, while A2 is acceleration of block with respect to wedge. समझ में आ रहे? करो उसको. मतलब एक्सलेशन ऑफ वेज को सर A1 12 और A2 30. कुछ गड़बड़ कर गया तुम. सही करो. हाँ, सूडो से करना चाहिए इसको. पहले वेज के रेस्पेक्ट में 5 kg का मोशन देखो. Sir, हाँ. A1 equal to 2.4 और A2 equal to 8.4. Yes sir, A1 is equal to 2.4 and A2 is equal to 8.4. So A2 acceleration of respect to wedge. सर A1 2.4. एक बात बताओ, अगर वेज पर ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको वेज का एक्सेलेरेशन नहीं दिखाई देगा? सिर्फ ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना दिखाई देगा? 37 डिग्री पर नीचे आता हुआ. ग्राउंड से खड़े हुए इंसान को क्या ये 37 डिग्री पर आता दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि ये नीचे आ रहा होगा और वेज आगे जा रही होगी. तो ये नीचे भी आ रहा होगा और वेज आगे भी जा रही होगी, तो इट विल बी कमिंग लाइक दिस. समझ में आई बात है? नहीं, ग्राउंड से खड़े पर्सन को एक ग्राउंड फ्रेम ब्लॉक का एक्सेलेरेशन 37 डिग्री पर नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है. एक सेकंड के लिए सोचो, इसको बहुत तेजी से आगे ले जाए तो हो सकता है ये यहीं पर नीचे आ जाए. समझ रहे हो बात को या नहीं? ये इसके रेस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है
बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका मोशन की डायरेक्शन हमको नहीं जज कर सकते। ये इस तरफ आ रहा है और वेज इस तरफ जा रही है, तो ये कहीं बीच में इस एंगल पर आएगा और वो एंगल भी हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज के रेस्पेक्ट में यस इट इज डेफिनेटली बी इट विल बी कमिंग एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो वेज के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिखनी चाहिए, है ना। वेज के रेस्पेक्ट में 5 kg का एफबीडी बनाओगे तो कौन कौन से फोर्स, mg और सूडो तो लगा दे, ma1, ओके, और ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल, बस फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो कंपोनेंट अच्छा, और इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, a2 नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ऊपर थोड़ा सा कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ये हो जाएगा mg cos 37 और ये हो जाएगा mg sin 37। ऐसे ही ma के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये 37 तो ये वाला 37 तो ये 53, ma के दो कंपोनेंट ma1 cos 53 और इस तरफ ma1 sin 53। ये एफबीडी बनाना पहला काम। टेक योर टाइम, तुमको एक खुद से आना चाहिए समझ में सारे कंपोनेंट कैसे लेने, किस फोर्स का किधर वैल्यू होगा, कितना वैल्यू होगा। दो फोर्स, तीन फोर्सेस थे, नॉर्मल, mg और सूडो। एंगल खुद से देखना सीखो। ये इस तरफ सूडो फोर्स है, अगर ये एंगल 37 है तो ये 37 है, तो ये वाला 53 होगा, ओके। तो सूडो का अपवर्ड कंपोनेंट ma cos 53 और डाउन द प्लेन कंपोनेंट ma sin 53। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट तो पूछो इस एफबीडी में। इतना करने के बाद मैं ओरिजिनल फोर्सेस हटा सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इज दिस ओके विद एवरीवन? अलोंग द प्लेन क्या इक्वेशन बनेगी, ma1 sin 53, ठीक है। m की जगह 5 पुट कर दो, 5a1 sin 53 प्लस mg sin 37, 5 into g into sin 37 is equals to 5 into 80. Net force down the plane is equals to mass into acceleration down the plane. Okay. Second equation perpendicular, ये हो गया down the plane equation. Down the plane. Okay. अब perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane. सर 10a1 होगा ना? क्या 10a1 sin 53। नहीं, सूडो फोर्स जिस ब्लॉक पे लगता है उसका मास अच्छा और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ओके। दूसरा परपेंडिकुलर के लिए n प्लस m की जगह 5a1 cos 53 is equals to 5g cos 37 डिग्री। दो इक्वेशन, तीन अननोन है ना, 1 and 2। अननोन कौन कौन से है, नॉर्मल, a1 एंड a2। एक और इक्वेशन कहां से आएगी, वेज के लिए तो इक्वेशन नहीं लिखी ना अभी तक। वेज के ऊपर क्या क्या फोर्सेस है, ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल, नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं ग्राउंड से। वेज को लेफ्ट साइड कौन मूव करा रहा है, इस ब्लॉक से लगने वाला नॉर्मल। वो नॉर्मल किस डायरेक्शन में, इधर। ये एंगल अगर 37 है, ये वाला 37 आने वाला है, तो n का n नॉर्मल जो इधर लग रहा है, इसका लेफ्टवर्ड कंपोनेंट कितना हुआ, n sin 37 करूं या cos? sin ही होगा ना, cos तो ये हो जाएगा n cos 37 या n sin 37। तो वेज के लिए क्या इक्वेशन बनेगी,
10 A1 n sin 37 डिग्रीज इज इक्वल्स टू वेज का कितना एक्सेलरेशन है a1 10 a1 तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व कर सर 2.4 और 6 आया 2.4 और 6 6 आ रहा है चेक करो सर वेज के अगर उसमें नहीं है फ्रेम में तो फिर 8.4 आएगा डायरेक्टली 6 और 2.4 ऐड नहीं होंगे अलग अलग डायरेक्ट कंपोनेंट लेके ऐड करना चाहिए approximately 2 meters is A1, 2 meters per second is A1. Yes sir. Yes sir. ऐसा है 2.2 आता है. 2.233. सर एक बात करूँ उसको अपन थोड़ा सिंपलीफाई करके कर सकते कैसे हैं. जैसे अपन ने पहले उसको नॉर्मल mg cos थीटा लिखा फिर उसका एक्सेलरेशन की कंपोनेंट निकाला तो mg cos थीटा sin थीटा आता है फिर सीधा वैल्यूज पुट करके आंसर 2.4. अरे वाह मैं समझ में नहीं आया पर इफ इट वर्क्स इट्स वेरी गुड पर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तुमने नॉर्मल पहले ही mg cos थीटा लिख दिया वो आएगा नहीं mg cos थीटा अलग वैल्यू आएगी कुछ और गड़बड़ मत करना a1 की वैल्यू तो गलती हो जाएगी सर हाँ इनको सॉल्व किया किसी ने तीनों इक्वेशंस को इनसे क्या आ रहा है आंसर सर a1 is 120 by 59 120 by 59 हाँ तो 2 लिख दिया तो अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं चलेगा a2 कितना हुआ फिर तो 2 लेके A2 7.6 7 पॉइंट हाँ तो बस यही ठीक है अपने अप्रोक्सीमेशन तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं ये है भाई आंसर्स किसी और ने इक्वेशन से सॉल्व किया बस एक ही पर्सन ने सॉल्व किया इक्वेशन बाकी सेंटर्स ये तीन इक्वेशन सॉल्व करके बताओ सर हाँ सर तो मेरा तरीका गलत है क्या? हाँ मैं A1 डेफिनेटली गलत है n की वैल्यू mg cos थीटा होगी ही नहीं जो तुमने अज्यूम कर ली सर पर क्यों नहीं क्योंकि सर ध्यान से सुनना क्योंकि ये ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द सरफेस रेस्ट पर नहीं है इसका एक्सेलरेशन इधर होगा बट वेज के साथ ये इधर भी जाएगा तो ये उड़ेगा नहीं बट ये नीचे भी जाएगा और इधर भी जाएगा सो इट्स नेट एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस समझ रहे हो सर इट इज टफ टू विजुअलाइज इट इसलिए मैं नहीं उस पर जोर डाला लेकिन इसका एक्सेलरेशन इधर भी होगा और वेज के साथ इधर भी होगा तो इसका नेट एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस अच्छा हाँ बोलो सर बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या मेरा पेज 51 पे तो वो कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा एक मिनट तो उसका एक मिनट 51 है ना हाँ बेटा वेज स्टेशनरी है तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें वेज स्टेशनरी नहीं है वेज स्टेशनरी है तो यस इसका मोशन डेफिनेटली डाउन द प्लेन होगा वेज जब स्टेशनरी नहीं है तभी प्रॉब्लम आएगी सर और ये सर आपने बोला कि ब्लॉक नीचे जा रहा है और वेज लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे मतलब डाउन द प्लेन incline at an angle of 37 degrees with normal mg से होगा ना towards left सर ऐसे मतलब वो लेफ्ट साइड में थोड़ा जाएगा completely acceleration इसके इतना लिख लिया तुम लोगों ने इसको हटा सकता हूँ टॉप और वेज के बीच में फ्रिक्शन है तो खराब हो जाएगी अगर वो इसके टॉप और वेज के बीच में फ्रिक्शन है तो फिर तुम एग्जाम में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे अभी इतना समझो ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलरेशन अगर ये वेज रेस्ट पर है तो इट इज डेफिनेटली गोइंग डाउन द प्लेन एट एन एंगल थीटा बट अगर ये वेज आगे मूव करने लगे इधर A1 से
अब बताओ इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर, इधर या इन दोनों के बीच में? ये बात समझना तो टफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, वेज आगे स्लाइड कर रहा है, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में इधर होगा। ये बात आती है समझ में? तो अपोजिट समझना क्यों टफ है तुम्हारे लिए। अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और वेज इधर जा रहा है, तो असली एक्सेलरेशन ना ये होगा ना ये होगा, इन दोनों के बीच में। नीचे भी हो सकता है और किसी एंगल पर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। समझ में आई बात है? नहीं? ठीक है, ये आंसर सही है? वेरी गुड। ओके। रही बात ये कि अगर दोनों एक्सेलरेशन पता है तो भी रियल एक्सेलरेशन क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? यस, वेक्टर से। एग्जैक्टली, वेक्टर से। वेक्टर तो याद है ना अभी तक? ये थीटा है, वेज आगे जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से और ब्लॉक वेज पर नीचे आ रहा है A2 एक्सेलरेशन से। अरे कोई बात नहीं, तुम पीछे वाला तुम कर लेना, मैं आगे आने वाला बता। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज A1 I कैप। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज, कितना लिखूंगा? A2 cos थीटा I कैप माइनस A2 sin थीटा J कैप। यस, इनको ऐड कर दो तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐड करो जरा इनको। A1 प्लस A2 cos थीटा I कैप माइनस A2 sin थीटा J कैप। तो ध्यान से देखो, इसका y कंपोनेंट उतना ही रखा, x कंपोनेंट इंक्रीज कर दिया, x कंपोनेंट इंक्रीज कर दिया। समझ रहे हो? x कंपोनेंट बड़ा हो गया, y कंपोनेंट उतना ही है। तो अगर इधर था एक्सेलरेशन, इसका इधर था, तो नेट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। गॉट इट? सर तो स्ट्रेट नीचे तब जाएगा जब A1 भी ऑपोजिट एंड इक्वल टू A2 cos थीटा। यस, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एमटी।